Associate Professor at National Institute of Cardiovascular Disease, Karachi, for case briefs. अगर आपके IT वाले साहब गायब हो जाते हैं, I need that mic. Can you give that mic to me? And in the moment, just call him here to start that mic. And I want slide changer as well. And want it to be displayed on computer as well. सही, काफ़ी सब्र करना पड़ता है, आखिरी प्रेजेंटर हूँ तो सारी बातें सुन के और फिर अच्छा इन द बिफोर वी आर वेटिंग फॉर माय प्रेजेंटेशन टू बी ऑन, देखिए ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो मुस्तकिलन आपके साथ चिपकी हुई है और आहिस्ते आहिस्ते आपको खा रही होती है. इस बैकग्राउंड को जहन में रखें. एक आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ इसमें. एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसको कहा कि देखें आपको एक ऐसी बीमारी लगी हुई है जो आपको आहिस्ते आहिस्ते खाती जा रही है. उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब आहिस्ते बोले, बाहर ही बैठी है. तो ये भी उसी नौइयत की बीमारी है जो आहिस्ते आहिस्ते इंसान को खाती चली जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद पता नहीं किसको खा रही हैं. तो केस बेस्ड डिस्कशन में व्हाट वील डू, I'll give you scenarios and want you to be interacting in giving answers regarding management, at least cues towards that how to go about in that situation. And since the management is already being discussed, तो अब हमें मैनेजमेंट पार्ट पे नहीं जाना है. उन तमाम चीज़ों को जो ऑलरेडी आपने डिस्कस की, सुन ली हैं, उनकी बुनियाद पे बताना है कि करना क्या है. ठीक है. सो आई एम डिस्प्लेइंग. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग, एंड इन द इंट्रोडक्शन गफ़ार एंड डॉक्टर फसीद बोथ टोल्ड यू अबाउट माई सोशल मीडिया एक्टिविटीज़. So it's a page there, Facebook page, and this is going live on that page. This activity is also. And any academic I do, I usually either record it and display it on my page or made it live. And there is a channel as well on YouTube. You can go and see a lot of academic stuff on there. And inshallah, in next 1 or 2 weeks, I am coming here for ECG workshop. The book has already been published, the second edition. And hoping it to be distributed in that workshop. अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी. लेकिन इसका पूरा वर्कशॉप YouTube पे भी मौजूद है, बहुत से लोगों ने देखा होगा. Let's start with the case. 50 years male with no significant past history, present with mild headache and found to have blood pressure of 150/90. What to do? Anyone? यहाँ से हमें फ़ौरन जवाब चाहिए. इतना कुछ अब आपने पढ़ लिया, 1-1.5 घंटा मैंने भी पढ़ा, सबने सुना. अब करना क्या है इस मरीज के साथ? सेकेंड रीडिंग ले ली, सेम चलें. फिर क्या करना है जी? चलें, कोमॉर्बिड्स पूछेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दीजिए. ये जो आप बातें कर रही हैं बिट्स एंड पीसेस में हो रही हैं. एक आदमी रिपीटेड फॉलोअप में ब्लड प्रेशर देखना चाह रहा है, एक आदमी कोमॉर्बिड्स देखना चाह रहा है. एनीथिंग एल्स? आई वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बिकॉज दिस इज अ पेशेंट हु यू फाउंड टू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर एंड नाउ यू हैव टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रिगार्डिंग फर्दर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट. जी, लाइफस्टाइल तो हर आदमी को बतानी चाहिए जी. वर्कअप करेंगे. देखिए सारी बातें ठीक हैं बट बिट्स एंड पीसेस में है. अब हम देखते हैं कि इस केस को कैसे एड्रेस करना चाहिए. और ये तो इतना कॉमन प्रॉब्लम है जो आप हर तीसरा चौथा आदमी घर, क्लिनिक, प्राइमरी केयर, टर्शियरी केयर, कहीं हो, ये मसला आपको डील करना पड़ेगा. दिस इज द वे टू गो अबाउट. इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है इस किस्म के मरीज में. एंड व्हाट आर दोज 4 ऑब्जेक्टिव? Confirm diagnosis,
अभी जो ये बात कर रहे थे इनके जहन में ये था। ईटियोलॉजी ये किसी के जहन में नहीं था। एवरी हाइपरटेंसिव इवन माइल्डली इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन बी अ CKD पेशेंट, कैन बी एन ऑन गोइंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कैन बी एनी अदर सेकेंडरी कॉज. So although 90-95% of the time it's essential, but it may be secondary. You have some sense in your mind in picking your patient in relation to his other history or any physical examination clue to think of etiology. Third, complication का किसी ने नहीं. Even this patient may be having this blood pressure for years and may be having some kind of complication with him. एंड कॉम्प्लिकेशन दोनों तरह की होती हैं, स्लो प्रोग्रेसिव भी और एक्यूट भी. ये तो कोल्ड पेशेंट है तो स्लो प्रोग्रेसिव हो सकती हैं, हार्ट इन्वॉल्व हो, कॉर्नरीज इन्वॉल्व हो, किडनी इन्वॉल्व हो. और आखिरी चीज अदर कोमॉर्बिड्स. अदर कोमॉर्बिड्स में सिर्फ हिस्ट्री तक नहीं रिस्ट्रिक्ट रहना है, वर्कअप भी करना है. तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा पेशेंट या पर्सन विद हाई ब्लड प्रेशर मिलता है तो ये चारों ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली करने हैं. हाइपरटेंसिव निकल आया फर्दर मॉनिटरिंग से तो बहुत अच्छा, नहीं तो हो सकता है वो डायबिटिक हो जाए, हो सकता है डिसलिपिडेमिक हो. तो आपको बहुत सारी एडिशनल चीजें मिल जाएंगी. और ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट ब्रिंगिंग द नंबर डाउन, इट्स रिड्यूसिंग मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. एंड हाउ कैन यू रिड्यूस मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी विदाउट नोइंग वेदर योर पेशेंट इज diabetic, dyslipidemic, what are his other risk factors. So you need a comprehensive assessment of your patient. और वो की कैसे जाती है? एक comprehensive history हो, एक अच्छा examination हो जिसके पीछे ये चारों objectives हो, और फिर कुछ बुनियादी वर्कअप हो. And this minimum set of tests should be done on every patient, and this test will pick up some things which you are looking for in those four objectives, other comorbids, complications, or anything which may affect your management strategies. ये सारी चीजें करनी होंगी. ठीक है, तो अब दोबारा उस मरीज को सोचें क्या करना होगा. एक अच्छी जबरदस्त किस्म की हिस्ट्री इन रिलेशन टू ऑल फोर थिंग्स. पहले बीपी का क्या स्टेटस रहा है, कभी बीपी चेक हुआ है, नहीं हुआ है. This all history is for assessing his hypertension status, diagnosis के point of view से. आपको इसके अलावा कोई तकलीफ है या नहीं है in relation to etiology और complications. वो वैसे समझ रहा होगा कि मेरी बाकी तकलीफों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, but he may come up with सीढ़ी चढ़ता हूं तो सीना भारी होने लगता है. So you pick something that ये hypertension सिर्फ नहीं है, साथ angina भी है. So you have to screen your patient comprehensively for all these things. अब क्या होगा कि अभी तो आपने स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं की, मैं स्क्रीन करके आपको मरीज अब दे रहा हूं. द सेम पेशेंट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस ड्रिल ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड दीज इन्वेस्टिगेशंस, द रिजल्ट्स आर that assessment revealed occasional increased blood pressure recording for last 2 years without significant symptoms and normal examination. FBS of 99, cholesterol 202 and LDL 135 with normal rest of the investigations. क्या करेंगे जी? जी क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे ड्रग से या कंजर्वेटिव से? कंजर्वेटिव से तो कब तक? तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास कोई सिनेरियो आएगा ब्लड प्रेशर की रिलेशन में, आपको उसका टारगेट बनाना होगा. व्हाट इज योर ट्रीटमेंट टारगेट? आप इसका बीपी क्या देखना चाहते हैं? इस आदमी का बीपी 150/90 पिछले 2 साल से चल रहा है, यही लिखा है ना मैंने, ओकेजनल इंक्रीज ब्लड प्रेशर फॉर लास्ट 2 years. तो आप इस 50 साल के आदमी का ब्लड प्रेशर का टारगेट क्या देखना चाहते हैं? 150/90? फिर क्यों कंजर्वेटिव पे रहेंगे? अगर ये फर्स्ट टाइम होता तो यू हैव 6 to 12 weeks टू वेट एंड ब्रिंग इट टू 140/90 विद कंजर्वेटिव मेजर. इफ यू अचीव दैट then you need no treatment because he is apparently low risk.
But here the history is clearly saying that he is having same kind of blood pressure reading for last 2 years. इसलिए history important थी, सिर्फ वो reading पे काम नहीं चलना था. So still, since he is very low risk and you're not relying on previous readings, you can still wait for 6 to 12 weeks on conservative and see how the blood pressures are behaving. If you got your target less than 140/90 with that, okay, you can stay with it, but I will start treatment. Now which treatment, which drug, at what dose, for how long you'll wait for that? Ji, ACE or ARB commonly in a patient who's less than 55 without any other significant comorbid, at least give 6 to 12 weeks to a drug to take its effects completely. उससे पहले छेड़छाड़ अनलेस एंड अनटिल सिस्टोलिक आपके टारगेट से 20 ज्यादा है और डायस्टोलिक 10 ज्यादा है, तब करना चाहिए. सो विल एग्री दैट either conservative for 6 or 12 week or can start with single antihypertensive ACE or ARB. अब सेम पेशेंट असेसमेंट के रिजल्ट चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी देखिएगा. यानी वही सेम पेशेंट है, अब देखिए assessment revealed levels of 140/160 and 90 to 110 levels of blood pressure in next 2 weeks without significant symptoms, normal examination, FBS 170, creatinine 2.3 with rest is of investigations normal. अब कहाँ हैं हम और क्या करेंगे? जी, अब आपने बताना है मैनेजमेंट. ये तो मैंने आपको असेसमेंट बताया और ऐसे ही होगा. जब आप अपने मरीजों को प्रॉपरली असेस करेंगे तो हर मरीज एक डिफरेंट सेट ऑफ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के साथ आपको मिलेगा और फिर उसके मुताबिक आपको फैसला करना पड़ेगा कि इसमें क्या किया जाए. जी, अभी तो ये दवा ही नहीं ले रहा है, ये फर्स्ट टाइम. वो प्रीवियस मरीज है जो मैंने आपको बताया था ना, वही पेशेंट है. 150/90 के साथ आया, अगले 2 वीक आपने फॉलोअप किया और ये किया. आप करना क्या है ये बताइए. जी, वो तो नजर आ गई ना, अब करना क्या है. जी, ट्रीट तो कैसे करना है, पढ़ा हुआ पानी दे देंगे. जी, क्या टारगेट होना चाहिए इसका, 130/80, और अगर प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा होता तो उससे भी कम, लेकिन रफली 130/80 याद रखें. अभी हमने इतनी गाइडलाइंस पढ़ी. कंक्लूजन ये है कि अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव इवन ग्रेड स्टेज 1 हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. 140/90 से कम होना चाहिए बस, अनकॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड का ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए. सो ही इज अ कॉम्प्लिकेटेड, ही इज डायबिटिक एज वेल एज CKD. तो टारगेट चाहिए 130/80 से कम. प्रेशर जो आपको मिल रहे हैं 160, 170, तो इसका मतलब यह है कि आपके टारगेट से तकरीबन ये 20 ज्यादा है. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 2 ड्रग्स. जब भी आपके टारगेट से किसी का प्रेशर 20 सिस्टोलिक ज्यादा है या 10 डायस्टोलिक ज्यादा है तो राइट फ्रॉम द आउटसेट 2 ड्रग्स शुरू होगी. कौन सी 2 दवाइयां देंगे, एस और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ACE/ARB या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वुड बी एन अप्रोप्रिएट चॉइस. लेकिन चूंकि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो इसका पोटेशियम आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कितना है, और ACE या ARB देने के बाद भी पोटेशियम और क्रिएटिनिन पे नजर रखनी पड़ेगी. और ये याद रखिए कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ACE/ARB इज कंपेलिंग इंडिकेशन, लाजमी देनी है. लोग क्रिएटिनिन बढ़ने पे ACE/ARB रोक देते हैं कि नहीं देंगे. भाई देनी है, यही तो दवा है जो उसकी रीनल प्रोग्रेशन को, डिटेरेशन को स्लो कर देगी, तो वो लाजमी देनी है. ये सर डिफरेंट सिनेरियो हैं, वो भी आ सकते हैं. हाँ, वो भी आ सकते हैं इसमें कि स्मोकर भी हो सकता है वो, लेकिन हमने उसमें अभी इसके रिलेशन में ब्लड प्रेशर के रिलेशन में बात की. तो ये हमारा ये पेशेंट जो अभी 2017 गाइडलाइंस है ना, इसमें इन्होंने ACE/ARB को कोरिलेट किया है एल्बुमिन यूरिया से. लेकिन वैसे स्टडीज मौजूद हैं कि CKD के पेशेंट में ACE/ARB और कंपेलिंग क्या कहा है
कि अगर किसी का प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 300 है तो एस फर्स्ट है, और एस इनटॉलरेंट है तो ARB। लेकिन हम कॉमनली एस या ARB, क्योंकि दोनों की स्टडीज हैं इन फेवर ऑफ स्लोइंग डाउन द रीनल प्रोग्रेशन और रीनल डिटेरेशन। सेम पेशेंट, तीसरा रिजल्ट। अब मैं पढ़ूंगा नहीं, खुद ही पढ़े और जवाब दे मुझे जी। अब क्या करेंगे? जल्दी, लंबा पॉज नहीं चाहिए। वेरी गुड, सही आवाज आई एक। कितनी बुराइयां हम कर रहे थे बीटा ब्लॉकर की कि फर्स्ट लाइन हो ही नहीं सकती, यहां फर्स्ट लाइन होगी। क्यों? कंपेलिंग इंडिकेशंस। इसीलिए ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लड प्रेशर के नंबर पे नहीं चुनी जाती है। ब्लड प्रेशर की दवाई पेशेंट की कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बाद चुनी जाती है कि कौन सी इस पेशेंट के लिए सबसे एप्रोप्रिएट मेडिकेशन होगी, कितनी दवाइयां होंगी, क्या टारगेट होगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल दोज 4 ऑब्जेक्टिव्स वंस यू अचीव डायग्नोसिस, एटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन एंड अदर कोमॉर्बिड्स। तो ये है कि जब भी आपका, और टारगेट इसका कितना होगा, लेस देन 130/80, ठीक है, और आप बीटा ब्लॉकर एज योर फर्स्ट चॉइस लेंगे। चले जी, केस 2। अब थोड़ा सा हम स्विच हो रहे हैं कोल्ड पेशेंट से थोड़ा सा emergent patient. A 42 years female with palpitation, vertigo and headache for few hours. Found to have blood pressure of 140/90. What to do? जी जी करना क्या है? मुझे स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, इस मरीज के साथ क्या करेंगे? जो कॉमनली किया जाता है वो क्या होता है? एक कैपोटिन और 2 लेसेक्स डाज, ये होता है कॉमनली। बीपी इतना आ रहा है, एक कैपोटिन जबान के नीचे और 2 लेसेक्स। जी अब प्रैक्टिकली बताएं। प्रैक्टिकली तो ये होता है, आप थ्योरेटिकली बताएं क्या करेंगे जी। वेरी गुड। फिर उसी तरह वही 4 चीजें। इवन ये पेशेंट हो सकता है हाइपरटेंसिव ना हो, ये रिएक्शनरी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो, ये भी पॉसिबल है। तो हर चीज वहीं जाएगी 4 ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसका उन 4 ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आप वैसे चलने के लिए इसमें कोई एडिशनल चीज 4 ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है कि बीपी काफी बढ़ा हुआ है, तो क्या होना चाहिए? अर्जेंसी और इमरजेंसी की डिफरेंशिएशन। वो कैसे की जाती है जी? इसमें एक वर्ड और ऐड कर लें, ऑन गोइंग एंड ऑर्गन डैमेज। सिर्फ एंड ऑर्गन डैमेज नहीं कि कोई LVEF 25% तो जब भी उसका बीपी बढ़ेगा वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाएगा, नहीं। ऑन गोइंग टारगेट ऑर्गन डैमेज, एंड व्हाट इज दैट? स्ट्रोक हो रहा है, पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में है, पेशेंट को स्कीमिया हो रहा है, पेशेंट को प्रोटीन यूरिया हो रहा है, पेशेंट की आंखों में हेमरेजेस बन गए हैं। दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू लुक फॉर। If any one of it is there, this is hypertensive emergency. और ये कुछ नहीं है, सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ है तो अर्जेंसी। और इसके साथ मैंने एक तीसरी टर्म लगाई है जो बड़ी कॉमन होती है, सूडो इमरजेंसी। सूडो इमरजेंसी क्या है कि वक्ती सिचुएशन, ये खातून है, घर में लड़ाई हुई है, ढस ढस और ER पहुंची है, वक्ती तौर पे बीपी बढ़ जाएगा। पेन किसी को शदीद शुरू हो जाए किसी और रीजन से, उसका बीपी बढ़ जाएगा, आप पेन रिलीफ करेंगे, बीपी ठीक हो जाएगा। ये वो वाला ब्लड प्रेशर होता है जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से वक्ती बढ़ा हुआ है। तो क्या करना होता है कि अगर आपका पेशेंट अर्जेंसी कैटेगरी में है तो कुछ ना दें, 15-20 मिनट वेट करें, रिलैक्स कराएं, जो ऑन गोइंग स्टेटस या कंप्लेन है उसको टेक केयर करें, और 15-20 मिनट आधे घंटे बाद रीचेक करें। ये जो सूडो इमरजेंसी वाली है ये एक्सक्लूड हो जाएगी, क्योंकि अर्जेंसी वाली फीचर है ना, इमरजेंसी तो वैसे ही नहीं है, कोई आपको आईवी ड्रग तो वैसे भी नहीं लगानी है। तो कैपोटिन और लेसिक्स में डस करके जाने की पहला स्टेप क्या है? असेस करना है अर्जेंसी या इमरजेंसी। इमरजेंसी है तो हाई ब्लड प्रेशर अलोंग विद कोमॉर्बिडिटीज,
और उसमें एक चीज बता दूं, स्ट्रोक के पेशेंट का बीपी रिड्यूस नहीं करना है, उसके लिमिट्स डिफरेंट है टोटली। स्पेशली इस्केमिक स्ट्रोक के तो टोटली डिफरेंट एल्गोरिदम है कि 190-200 के बीपी को तो छेड़ना भी नहीं है इस्केमिक स्ट्रोक में। बाकी अगर स्कीमिया हो रहा है, फेलियर हो रहा है, उसमें तो ट्रीट करना है अकॉर्डिंग टू कोमॉर्बिडिटीज। लेकिन अगर अर्जेंसी है तो फिर आपको कोई अर्जेंसी इतनी नहीं होनी चाहिए। वेट एंड सी टू एक्सक्लूड सूडो इमरजेंसी, वो सूडो इमरजेंसी एक्सक्लूड हो जाएगी। अब भी अगर बढ़ा हुआ है तो दिस पेशेंट नीड्स वर्कअप, वही चारों ऑब्जेक्टिव, और एटलीस्ट 2 to 3 एंटी हाइपरटेंसिव एंड क्लोज सर्विलेंस एंड फॉलोअप। कि ये इसको आप घर भेज सकते हैं उन 2-3 दवाइयों पे, लेकिन सर्विलेंस रहे, क्योंकि ये अर्जेंसी इमरजेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। तो पेशेंट को काउंसल रखेंगे कि कोई भी उस नौइयत की चीजें हो रही हैं तो वो फौरन वापस आ जाए। ये बात हो गई, ये बात हो गई। ये अब केस 2 वही वाला था, नो नोन कोमॉर्बिड्स और ऑनगोइंग सिम्टम आफ्टर 20-30 मिनट्स कीपिंग हर इन रिलैक्स एनवायरनमेंट, बीपी रिड्यूस टू 130-80 विदाउट एनी मेडिकेशन। सो व्हाट इज इट? सूडो इमरजेंसी। लेकिन जरूरी नहीं कि सब ऐसे ही निकले, you can have anything. This is a 42 years female, it can be even pre-eclampsia, you have to take history. So history वही चारों चीजें, etiology, complication, confirmed diagnosis और comorbids, ये 4 की तस्बीह तो हर हाइपरटेंसिव पेशेंट के सामने फौरन पढ़ना शुरू कर दें कि ये फौरन करनी है चीजें और मालूम करना है। केस 3, 55 years male, known diabetic and hypertensive, non-compliant to treatment, complaining of indigestion since 2 hours, temporarily relieves with antacid but constant for last 15 minutes, found to have blood pressure of 190/110. जी जल्दी जवाब चाहिए, इतनी ज्यादा देर। ये इमरजेंसी है, क्यों? सस्पिशन ऑफ ऑनगोइंग स्कीमिया है तो MI कहीं ECG चाहिए। वैसे तो मैंने आपको वो जो सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस दिखाए थे उसमें ECG शामिल था, तो इवन वो जो 42 इयर्स फीमेल थी उसके भी उस रिलैक्सेशन के दौरान ECG होनी चाहिए। वो सेट ऑफ टेस्ट तो हर के साथ होने हैं, लिपिड प्रोफाइल, शुगर, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, CBC और ECG अगर एक्सरे इंडिकेटेड है। तो ये तो हर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज के साथ करना ही करना है। कभी कभार सिम्टम से हटके आपको ये चीजें कोई नए क्लू दे देती हैं, तो ये करना चाहिए हर हाइपरटेंसिव के साथ। ये है, तो इसमें इन सेट ऑफ टेस्ट के साथ साथ चूंकि सिम्टम क्लियर करते हैं तो ECG की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस इज द ECG। नाउ व्हाट यू विल डू? जी जल्दी, वो ECG ने तो दिखा दिया, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं, पेशेंट की मैनेजमेंट पे कंसंट्रेट करें। जी IV नाइट्रेट्स अगर फेलियर में नहीं है तो बीटा ब्लॉकर, एस्प्रिन, स्टैटिन, एंटीप्लेटलेट, ये सारी चीजें आपकी शुरू हो जानी चाहिए इस मरीज में। एंड दिस पेशेंट नीड्स एडमिशन, दिस इज नॉट अर्जेंसी, दिस इज emergency. You have gained ongoing evidence of ongoing target organ damage along with high blood pressure. तो ACS protocols के साथ admission and further management along with high blood pressure. 32 years old preemie Gavida expecting a baby with gestational age of approximately 22 weeks. Complaining of weakness and palpitation, her blood pressure reading came out to be 150/100 with normal rest of the investigations. अब हम एक और जानिब स्विच हुए हैं, pregnancy and hypertension. So what you'll do with this patient? मैंने बता दिया rest of the investigations normal हैं, तो आपके पास सब कुछ मौजूद है, अब आपने मैनेजमेंट डिसीजन करना है। जी आप समझते हैं दवा की जरूरत है अभी? जी क्या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में हर पेशेंट को दवा देनी होती है?
और ये तो वो पहली रीडिंग है जो अभी आपके पास आई है। जी जी, ये कोई हाइपरटेंशन के सिम्टम हैं? नो, दीज आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। सो व्हाट यू नीड मॉनिटरिंग एंड वर्कअप। चूंकि इसमें मैंने इन्वेस्टिगेशंस आपको पहले से बता दी है कि नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है, अच्छा इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंसिव भी हो सकती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हो सकती है, प्री एग्जिस्टिंग हो सकती है। कैसे फर्क करते हैं? किसी को भी हाइपरटेंशन अगर लेस देन 20 वीक पे है तो ये क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है। पहले 20 वीक्स में प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, कम हो जाता है। तो किसी का पहले 20 वीक में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंसिव है। इसके बाद बढ़ा है, यहाँ 22nd वीक में है, तो वो ज्यादा चांसेस है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अच्छा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का फिर आगे स्पेक्ट्रम क्या है? प्री एक्लेम्पसिया और फिर इवन हेल्प, तो वो स्पेक्ट्रम आगे। तो आपको इसमें वर्कअप जरूर करना चाहिए इन चीजों का, प्रोटीन यूरिया, यूरिक एसिड, हीमो कंसंट्रेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेप्टिक डिसफंक्शन। ये वर्कअप के बाद और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, इसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि आगे क्या करना है। इसमें डिफरेंट लोग हैं, अमूमन 150-90 तक बहुत से लोग कहते हैं ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का, फीमेल का कभी कभार बेसलाइन प्रेशर ही 110/90, 110/80, 110/70 रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बीपी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यू कैन गिव मिथाइल डोपा एज योर फर्स्ट चॉइस, स्टिल सेफ। उसके बाद इनमें निफिडिपिन यूज़ की जा सकती है। ACRB सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एब्सोल्युटली, बाकी तमाम दवाइयां रिलेटिव हैं। इवन बीटा ब्लॉकर भी फीचल हार्ट रेट मॉनिटर करते हुए दी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन होता है। हर इन्वेस्टिगेशन वाज विद इन नॉर्मल लिमिट्स। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स रिवील्ड बीपी लिमिट 130/150, 80/100। तो इस किस्म के माइल्ड हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो कॉम्प्लिकेट हो रहा हो। Case 5, 70 years old man complaining of palpitation found to have a blood pressure of 170/65 and a pulse of 90 with slight irregularity. Old age hypertension. अच्छा देखें, ये एक अक्सर हम करते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट को बस आता है और जाता है दवा लेके। आउट पेशेंट्स में क्योंकि वो बेचारा एडमिट तो हो नहीं रहा होता, बहुत से लोग उसकी पल्स या बीपी चेक करना भी कभी कभी गवारा नहीं करते, बस वही दवा जल्दी से लिखी और हाथ में पकड़ा दी। आइडली 6 महीने हो जाए तो कम से कम एक ECG जरूर कर लिया करें प्रोलॉन्ग हाइपरटेंसिव की। अमूमन इनके पेशेंट्स में आ जा रहे होते हैं, और कभी कभार ऐसा मुमकिन है कि जब आप ECG करें, असेसमेंट रिवील नो अदर एबनॉर्मल सिम्टम्स एंड साइंस बट सम चेंजेस इन ECG। ये लास्ट केस है हमारा। अब ये आपने बताना है और मैनेजमेंट भी बतानी है। ये है इसकी ECG। जी आगे मैनेजमेंट। ECG में क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, विद ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड वेंटिकुलर रेट। ओल्ड एज में अमूमन इतना बहुत ज्यादा टेकीकार्डिया इनको अनलेस एंड अनटिल कोई और चीज साथ ना हो। 70 इयर्स मेल है, तो अब करेंगे क्या? जी चैड वेस्क निकालना चाहिए आइडली, जो इसमें हाइपरटेंशन और ओल्ड एज की वजह से ऑलरेडी 2 तो हो ही गया, तो 2 तो इसका ऑलरेडी है ही है। बाकी वर्कअप, डायबिटीज और ये तमाम चीजें और वेस्कुलर स्टेटस देख लें, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस लिहाज से इसको एंटीकोगुलेट होना चाहिए। दूसरा, एक रेट लिमिटिंग एजेंट। रेस्टिंग हार्ट रेट इज नॉट इनफ, एक्सर्शन पे क्या पता इनका बढ़ता हो, पैल्पिटेशन होती हो, तो एक लो डोज रेट लिमिटिंग एजेंट इसकी ट्रीटमेंट में ज़रूर होनी चाहिए। कंसिडरिंग ब्लड प्रेशर टू बी 170 सिस्टोलिक, I would add a calcium channel blocker or anything else like ACRB along with calcium, a combination along with a low dose of rate limiting agent. तो at least blood pressure इनका भी हमें 150 से कम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। So इस पूरे 5-6 केसेस जो हमने डिस्कस किए, इसमें आपने देखा कि हर मरीज एक नई कहानी है। किसके बाद? असेसमेंट के बाद।
तो ब्लड प्रेशर एज सच नंबर गेम नहीं है, वो नंबर तो एक इंडिकेटर है कि ये वो मरीज आ गया जिसको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है। अब उस रेड फ्लैग जो लेकर वो आया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रॉपरली असेस करें, कॉम्प्रिहेंसिवली, स्टार्टिंग फ्रॉम कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस टू इटियोलॉजी टू कॉम्प्लिकेशंस टू एसोसिएटेड कोमॉर्बिड्स। हो सकता है वो हाइपरटेंसिव ना निकले और कुछ और निकल आए। तो ये एक बड़ा जबरदस्त, और ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है कि हर आदमी चेक कराने के लिए तैयार बैठा होता है। आप घर में किसी एक आदमी का बीपी लेने के लिए खड़े हो, 3 लाइन में आहिस्ते 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 उसके सोफे के करीब आके बैठना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे क्या मरीज का लेने आया था, इधर पूरा घर जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करा रहा है। और ये आप किसी को शुगर चेक कराएं तो दूर भाग जाएगा कि भाई शुगर चेक करा लेना, वो पर्ची तो लेगा यूं करते हुए और कहीं साइड पे फेंक देगा, बिकॉज इट्स फ्री। But once you got that response that your blood pressure is increased, then you compel yourself or you are eager to know what's the other status, शुगर कैसी है। तो ये एक उसके लिए एक टोकन बन जाता है। जब उसका बीपी पिक हो जाता है ज़्यादा तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है अपने हेल्थ वर्कअप के लिए। इसलिए हाइपरटेंशन के मरीज को कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करना चाहिए। It's not just a disease of number, it needs complete assessment for diagnosis, etiology, complications and other comorbids to plan management. Even आप management plan नहीं कर सकते सिर्फ नंबर पे, जब तक के आपको मरीज की पूरी comprehensive assessment results पता ना हो। और वही फिर अगेन वही 4 चीजें आएंगी हर जगह। जब भी ब्लड प्रेशर आएगा, डायग्नोसिस की कंफर्मेशन, इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस और अदर कोमॉर्बिड्स, इनके बगैर हाइपरटेंशन वर्कर कंप्लीट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अब लास्ट ईयर मैं प्रेजेंटर था, क्वेश्चंस आपके लिए किसी के लिए भी हों, 2-4 क्वेश्चंस वो आप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वी आर गेटिंग वेरी लेट, इट्स ऑलमोस्ट 1:45। जी जी ये भी उसमें जाएगी बस। Carcinogenic effect of valsartan. इसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ। जिस अमाउंट में valsartan यूज हो रही है वर्ल्ड वाइड, अगर कहीं से कोई एक आध रिपोर्ट आ गई है तो आई डोंट थिंक विल टेक इट एज ए जनरल रूल। Whenever you read the literature of any drug for that matter, you will find an occasional or a rare incidence of cancer or alopecia or thrombocytopenia or any other serious, but that doesn't mean that millions of people should be deprived of their benefits that they are getting. You see? इसको मैं थोड़ा सा बस क्लियर एक बात तो कर दूं। So I don't ये think जो इशू उठा था, इट्स नॉट फॉर valsartan, remember, it was one of the source of valsartan, यानी एक सोर्स जो चाइनीज सोर्स था valsartan बनाने का, there was a batch. उसमें थोड़े से कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए गए जो पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं अगर वो एक कुछ मिकदार में कई अरसे तक लिए जाएं। सो इट्स नॉट दैट एवरी valsartan इज कार्सिनोजेनिक एंड स्टॉप टेकिंग valsartan, दैट्स नॉट द इशू। तो उसको हमने अलग तो किया। नहीं, वही जेंटे का भी आ रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि